U163 हिंदी। अध्याय 1621, अध्याय 847, अराजकता एलायंस पदानुक्रम बॉसफैंग वोशिन के लिए अतिरिक्त अध्याय भाग 2। मंदिर के अंदर मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। भव्य हॉल की ऊंची दीवारें, जिनमें प्राचीन नक्काशीदार शहतीरें थीं, अत्यधिक दमनकारी प्रतीत हो रही थीं। थोड़ी देर चलने के बाद वे मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। जी लियू ने शुई यानलुओ की ओर देखा, जिसने कुछ नहीं कहा, लेकिन चुपचाप दरवाजे तक चला गया। एक बार फिर मछली की हड्डी का टोकन प्राप्त किया और इसे पास के द्वारपाल राक्षस जानवर की मूर्ति के मुंह में डाल दिया। टोकन चमक उठा और राक्षस प्रतिमा कांप उठी। इसके बाद ऐसा लगा जैसे कोई दल सक्रिय हो गया हो। दरवाजे पर लगी मोटी लोहे की जंजीरें घूमने लगीं, जिससे भारी गेट धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजा खुला देखकर सभी ने राहत की सांस ली। मंदिर का दरवाजा और भी चौड़ा होता गया। जी लियू आगे बढ़कर बाहर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसके हाव भाव अचानक नाटकीय रूप से बदल गए। दरवाजे की दरार से एक बर्फीली नीली तलवार जैसी रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। एक बर्फीली तलवार सीधे उसके चेहरे पर गिरी। जी लियू ने अपना सिर घुमाने की पूरी कोशिश की, फिर भी तलवार की क्यूई ने उसका एक कान काट दिया। ताज़ा खून को अभी बहने का मौका भी नहीं मिला था कि बर्फ की आध्यात्मिक शक्ति ने उसे जमने दिया। इसके तुरंत बाद एक हरे रंग का पवन ब्लेड ऊपर से गुजरा। इस पवन ब्लेड का निशाना सीधे उसके हृदय रेखा पर था। जी लियू ने अपनी लंबी तलवार निकाली, उसे क्षैतिज रूप से अपनी छाती पर रखकर पवन ब्लेड को रोका तथा उसकी शक्ति का उपयोग करते हुए खुद को पीछे की ओर धकेला तथा मंदिर में वापस चला गया। जैसे ही जी लियू पीछे हटे, बाहर के लोग अंदर भाग आए। सबसे आगे एक किसान था जो पंख वाला पंखा पकड़े हुए था। वह लंबा और अत्यंत सुंदर था। मो हुआ की आंखें चमक उठीं। अंकल गु। मो हुआ की आवाज सुनकर गु चांगहुआई ने चुपचाप राहत की सांस ली। शुक्र है, अभी भी जीवित है। मो हुआ की चालाकी को जानने के बावजूद जी लियू और शुई यानलुओ के बीच बिना किसी परेशानी के नेविगेट करने में सक्षम होने के बावजूद गु चांगहुआई अभी भी कुछ चिंतित था। अब मो हुआ को सुरक्षित और काफी उत्साहित देखकर गु चांगहुआई ने आराम किया और फिर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जी लियू पर हमला करने के लिए निर्देशित किया। गु चांगहुआई के पीछे जिया कैनोनिकल अधिकारी था, जो बर्फ के रंग की छोटी तलवार चला रहा था। उनके पीछे दो अन्य लोग थे, जो ताओवादी न्यायालय के आधिकारिक ताओवादी वस्त्र पहने हुए थे। एक पर्यवेक्षक था, दूसरा प्रवर्तन नेता। मो हुआ ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ये हाउलिंग सेलेस्टियल डॉग है और स्माइलिंग टाइगर, वे सब यहाँ क्यों हैं? दूसरी ओर गु चांगहुआई ने जी लियू को जल्दी से दबा दिया, विशेष रूप से जिया कैनोनिकल अधिकारी की सहायता से, जिससे जी लियू को नुकसान हुआ। उसके पास शुई यानलुओ के कई विचित्र कौशल नहीं थे, इसलिए जब उसका सामना हुआ तो उसकी साधना और ताओवादी कौशल स्पष्ट रूप से कमतर थे। इस बीच जियो तियानक्वान को शुई यानलुओ मिल गया और दोनों में जमकर लड़ाई होने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में शुई यानलुओ से व्यक्तिगत रूप से निपटना चाहता था। शुई यानलुओ ने बस एक ठंडी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। मो हुआ एक तरफ खड़ा होकर ये तमाशा देख रहा था। इस स्थिति में अभी कार्रवाई करने की उनकी बारी नहीं थी। इसी तरह स्माइलिंग टाइगर, मास्टर जियो भी बिना कोई जल्दबाजी किए चुपचाप स्थिति को देखते रहे। धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट हो गई। कुछ देर तक देखने के बाद मास्टर जियो ने अंततः कार्रवाई की। उसने एक लंबी तलवार निकाली। तलवार गहरे नीले पानी के प्रकाश में लिपटी हुई थी। जैसे ही उसने तलवार क्यू का जादू करना शुरू किया, गहरे नीले पानी की रोशनी। मो हुआ ने तलवार की रोशनी की एक झलक देखी और अचानक उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। जैसे जैसे पल बीतते गए, यह एहसास और गहरा होता गया। एक अस्पष्ट लेकिन शक्तिशाली शत्रुता उसके चारों ओर थी, जो उसकी ओर निर्देशित थी। क्या हो रहा है? मो हुआ चौंक गया और उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई तो उसे एहसास हुआ कि स्माइलिंग टाइगर मास्टर जियो उसे ठंडी निगाहों से घूर रहा था और उसकी गहरी नीली तलवार की क्यूई भी उस पर निशाना साध रही थी। मो हुआ अचानक चौंक गया। यह मुस्कुराता हुआ बाघ, वह मुझे मारना चाहता है। क्या वह अपना दिमाग खो बैठा है? मो हुआ ने जल्दी से अपने जल मार्गी कदम को चरम सीमा तक धकेल दिया। उसका शरीर पानी की तरह बहता हुआ पीछे की ओर लौट रहा था। मास्टर जियो ने अचानक हमला किया। मो हुआ की त्वरित प्रतिक्रिया से कुछ आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उनकी निगाहें जल्द ही धुंधली हो गईं और एक झिलमिलाहट के साथ वह लगभग 10 पानी की छायाओं में बदल गए और मो हुआ पर और भी तेज गति से हमला किया।
जल छाया कदम। इसके अलावा ये शुई यानलुओं की तुलना में और भी अधिक जटिल जल छाया चरण था। मो हुआ ने असहाय महसूस करते हुए छिपाने की तकनीक का सहारा लिया। हालांकि मास्टर जियाओ एक गोल्डन कोर साधक थे, अनुभवी और गहरी समझ वाले। जब मो हुआ छिपा हुआ था तब वह ज्यादा दूर नहीं गया था और उसकी आभा अभी भी थोड़ी सी बनी हुई थी। मास्टर जियो मो हुआ की स्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। स्थान का अनुमान लगाते हुए उसने छिपे हुए मो हुआ पर वार किया। इस समय ओयांग फैंग ने ताया तलवार तकनीक का प्रयोग किया, जिससे मो हुआ को उस हमले से बचाया जा सका। हुआ कियान ने जब देखा कि ताओवादी दरबार के पर्यवेक्षक ने अप्रत्याशित रूप से मो हुआ पर हमला कर दिया है, तो उसने भी ठंडे चेहरे का प्रदर्शन किया और मास्टर जियो की ओर 100 फूलों की आत्मा सुई का प्रयोग किया। मास्टर जियो ने अपनी तलवार घुमाई, ओयांग फैंग को पीछे की ओर गिरा दिया, जिससे उसके मुंह से खून निकल आया और पीछे की ओर एक झटके के साथ हुआ कियान की आत्मा सुई को एक तरफ कर दिया। फिर अपनी दिव्य इंद्रिय का विस्तार करते हुए उसने पाया कि मो हुआ न जाने कहाँ गायब हो गई थी, जिससे वह परेशान लग रहा था और बुदबुदाया। ये छोटा बदमाश इतना फिसलन भरा। चूंकि वह मो हुआ को पकड़ नहीं सका था, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह केवल अन्य दो को ही निशाना बना सकता था। मास्टर जियाओ की तलवार की रोशनी तेज थी, जिसने ओयांग फैंग के दाहिने हाथ को छुरा मारा, जिससे उसकी मेरिडियन अस्थायी रूप से अपंग हो गई, जिससे वह अपनी तलवार का उपयोग करने में असमर्थ हो गया। पीछे से फेंके गए एक जहरीले तीर से उसने हुआ कियान के कंधे पर वार किया। हुआ कियान जहर के कारण मौत की तरह पीली पड़ गई, उसके होंठ थोड़े नीले पड़ गए। अब ओयांग फैंग और हुआ कियान दोनों ही विरोध करने में असमर्थ थे। घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने न केवल मोहुआ को बल्कि वहां उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया और वे बिना तैयारी के रह गए। हालांकि ये सभी परिवर्तन कुछ ही आदान प्रदानों में तथा शीघ्रता से घटित हुए। एक बार जब मास्टर जियो ने ओयांग फैंग और हुआ कियान को अपनी मुट्ठी में ले लिया तो दृश्य तुरंत शांत हो गया। गु चांगहुआई ने अपनी हरकतें रोक दी और कठोर भाव से कहा, मास्टर जियो, आपका इससे क्या मतलब है? मैं क्या कहना चाहता हूँ? मास्टर जियाओ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान और भी ज्यादा बेपरवाह हो गई। सुपरवाइजर गु, अनभिज्ञता का नाटक मत कीजिए, आपको जरूर कुछ समय से मुझ पर शक हो रहा होगा। अराजकता एलायंस पदानुक्रम बॉस फैंग वोशिन के लिए अतिरिक्त अध्याय भाग 3। गु चांगहुआई की अभिव्यक्ति उदासीन थी और वह कुछ नहीं बोला। तुम्हें मुझ पर शक है, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए ऊपरी तौर पर तुम मेरे साथ सिर्फ लापरवाही से पेश आ सकते हो। कुछ बातें तुम्हें पता है, मुझे कैसे पता नहीं चल सकती? मास्टर जियाओ ने कहा। गु चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं। उसे वास्तव में मास्टर जियाओ पर संदेह था। साथ ही वास्तव में उसके पास कोई सबूत नहीं था। बिना सबूत के सब कुछ खोखली बातें हैं। निराधार अपराधों के जरिए दाओकोर्ट कैनन को गिराने की कोशिश करना पूरी तरह से नासमझी है। इसके अलावा ये कैनन जियो परिवार से है, लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि इतने लंबे समय तक छिपे रहने वाले मास्टर जियो अचानक इस महत्वपूर्ण क्षण में कार्य करेंगे। गु चांगहुआई की उम्मीदों के अनुसार भले ही यह जियो कार्य करने का इरादा रखता हो, ये केवल तभी होगा जब दाओकोर्ट के पास ठोस सबूत होंगे, जो चारों ओर से घिरा हुआ है, जिससे उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब नहीं, जब बिना किसी सबूत के केवल संदेह है और वह अचानक विश्वासघात करने के लिए सामने आ जाता है। मास्टर जियो ने गु चांगहुआई के विचारों का अनुमान लगा लिया था और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, समय से पहले तैयारी कर लो, सब कुछ जल्दी हो जाना चाहिए। इस कियानिक्स्यू राज्य सीमा में गोल्डन कोर खेती का स्तर न तो बहुत बड़ा है और न ही बहुत छोटा है। अगर मैं सचमुच तब तक इंतजार करता जब तक आपको ठोस सबूतों के साथ सच्चाई का पता नहीं चल जाता और दाओकोर्ट गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं कर देता, तो मैं कैसे बच सकता था? मैं भी एक कैनोनिकल अधिकारी हूँ, ऐसे मामलों से बहुत परिचित हूँ। यदि किसी को कोई कदम उठाना है तो स्वाभाविक रूप से उसे अपने लिए सबसे उपयुक्त और सबसे अप्रत्याशित समय चुनना होगा। अन्यथा किसी भी झिझक के साथ कोई केवल बैठ सकता है और मौत की प्रतीक्षा कर सकता है। गु चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं, तो कुछ दिन पहले यह आप ही थे जिन्होंने जल यम के स्वर्ण कोर को बचाया था। आप रूजे बोट मामले में भी शामिल थे। दाव दरबार में गुई जल संप्रदाय का मुखबिर आप ही थे और आप ही थे जो आंतरिक रूप से रूजे बोट को कवर करते रहे। गु चांगहुई के शब्द तीखे थे। मास्टर जियो बिना बोले मुस्कुराए। यद्यपि वह उनके विरुद्ध हो गया था, फिर भी वह इतना मूर्ख नहीं था कि उसने जो कुछ किया था उसका विस्तार से वर्णन कर दे।
मास्टर जिया ने भी मास्टर जियाओ को ठंडेपन से देखा और पूछा, क्या यह आपका निर्णय है या जियाओ परिवार का निर्णय है? मास्टर जियाओ ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, इस गर्मी में कैनोनिकल अधिकारी, आपको अपने दिल में यह बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए। जब परिवार बड़ा हो जाता है तो उसमें हर तरह के लोग होते हैं और ऊपर वाले उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। मेरी पृष्ठभूमि बुरी नहीं है, लेकिन अच्छी भी नहीं है, और पूर्वज के संरक्षण के बिना अगर मैं कुछ रास्ते और संबंध नहीं तलाशता तो इस जीवन में मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। ये केवल अफसोस की बात है कि रूजब बोट नष्ट हो गई। मेरे मामले जल्द या बाद में उजागर हो जाएंगे, इसलिए बेहतर होगा कि पहले से योजना बनाई जाए और पूर्व कार्रवाई की जाए। मास्टर जिया ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मास्टर जियाओ मुस्कुराए और बोले, आखिरकार हम सहकर्मी रहे हैं, कुछ दोस्ती है, मैं आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाना चाहता। जब तक आपका जिया परिवार मुझे 9 राज्य का युंडू डिक्री देता है और गू परिवार मुझे कियानिक्स्यू राज्य सीमा से कियानिक्स्यू कमांड देता है, इन 2 वस्तुओं के साथ मैं कियानिक्स्यू राज्य सीमा छोड़ सकता हूं और कियान राज्य छोड़ने के लिए क्लाउड फेरी ले सकता हूं। तब से पहाड़ और नदियां विशाल हो जाएंगी और हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा और तुम दोनों मुझे जियो इस जीवन काल में फिर कभी नहीं देखोगे, जो तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए अच्छा होगा। मुझे आश्चर्य है कि तुम दोनों क्या सोचते हो। गू चांगहुआए और मास्टर जिया ने बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखा। बेशक, मास्टर जियाओ ने कहा, मुझे पता है कि तुम दोनों इतनी आसानी से सहमत नहीं होगे। उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और उसे ओयांग फैन की गर्दन पर रख दिया। ये दोनों, एक ताया संप्रदाय का अनुयायी है, दूसरा सॉफूल संप्रदाय का, दोनों की पहचान असामान्य है। यदि आप सहमत नहीं हैं तो मुझे अनिच्छा से उन्हें उनके अंत तक भेजना होगा। उस समय आपके लिए ताया संप्रदाय और सॉफूल संप्रदाय का हिसाब देना कठिन होगा। इस बिंदु पर मास्टर जियाओ को थोड़ा पछतावा हुआ। मूल रूप से मैं उस छोटे भूत को पकड़ना चाहता था। वह ताइक्सू गेट से है और गू परिवार से असंबद्ध नहीं है। आश्चर्य की बात है कि ठंडे चेहरे वाले पर्यवेक्षक गू के साथ आपकी गहरी दोस्ती है। इसने वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मैं उसे पकड़ना चाहता था और उसकी जान को जोखिम में डालना चाहता था। मुझे लगता है सुपरवाइजर गू आसानी से पीछे नहीं हटेगा। अफसोस की बात है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा इतना फिसलन भरा होगा। उसे पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। मास्टर जियाओ को थोड़ा अफसोस हुआ। मास्टर जिया की अभिव्यक्ति बर्फ की तरह थी और गू चांगहुआई भी नाखुश दिखे। और मोहुआ, जो छिपा हुआ था, चुपचाप उनके पास आ गया। मास्टर जियो ने मोहुआ को गहराई से देखा और अपनी भौहें ऊपर उठाए बिना नहीं रह सके प्रशंसा की। क्या अद्भुत छिपाव तकनीक है। जाहिर है कि यह केवल आधार स्थापना साधना में ही संभव है, लेकिन मेरे जैसे अनुभवी गोल्डन कोर स्टीवर्ड भी इसे लगभग पहचान नहीं पाए। वास्तव में पर्यवेक्षक गू के साथ गहरी मित्रता होना, भले ही वह एक बच्चा ही क्यों न हो, कोई साधारण प्रतिभा नहीं है। मोहुआ ने अपना चेहरा ठंडा रखा। वह मुस्कुराते हुए बाघ की तारीफ से उत्साहित नहीं थी। मास्टर जियाओ के बोलने के बाद उन्होंने गू चांगहुआई और मास्टर जिया की ओर देखा। क्या तुम दोनों ने विचार किया है? मुझे युंडू डिक्री और कियानिक्स्यू कमांड दो, वरना मैं इन दोनों स्वर्गीय अभिमानी शिष्यों को अभी मार डालूंगा। मास्टर जिया ने भौहें चढ़ाईं और यांग फैन की ओर देखा, जो अपनी गर्दन पर लंबी तलवार के साथ भी निडर था, और हुआ कियान की ओर, जिसने जहर दिए जाने के बावजूद अपने होंठ दबाए और न तो बोला और न ही दया की भीख मांगी और आह भरी। इन दोनों बच्चों को छोड़ दो और मैं तुम्हें युंडू डिक्री दूंगा। मास्टर जिया दयालु और उदार हैं। मास्टर जियाओ ने प्रशंसा की, फिर गू चांगहुआई की ओर देखा। गू चांगहुआई ने भी आह भरी, मैं तुम्हें भी आदेश दूंगा। लोगों को बचाना अत्यावश्यक है, विशेषकर ओयांग फैंग और हुआ कियान की विशेष पहचान को देखते हुए। यदि वे भाग निकले तो उन्हें पुनः पकड़ा जा सकता है, लेकिन अगर वे मर जाएं तो उन्हें बचाना संभव नहीं है। लेकिन अभी मेरे पास यह नहीं है। मुझे बाहर जाने के बाद इसे संभालने का आदेश देना होगा, गू चांगहुआई ने कहा। कोई बात नहीं, मास्टर जियाओ ने कहा, मैं इंतजार कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम दोनों को सलाह देता हूं कि कोई और इरादा न रखो। तुम जानते हो, मैं खुद एक सुपरवाइजर हूं, इसलिए तुम मुझसे टोकन की कोई भी चाल नहीं छिपा सकते। गू चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं। तभी मोहुआ अचानक तीखे स्वर में बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अभी भी बाहर निकल सकते हो? मास्टर जियो थोड़ा स्तब्ध रह गए। तुम्हारा क्या मतलब है? मोहुआ ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो। मास्टर जियाओ ने शुरू में सोचा कि मोहुआ उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है,
इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से आसानी से पीछे मुड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन एक पल बाद मोहुआ के हाव भाव देखकर वह गंभीर लग रहे थे, और मोहुआ ने जिस जगह की ओर इशारा किया था वहां एक अजीब सी आभा थी। मास्टर जियो ने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत कर ली और धीरे धीरे बगल की ओर मुड़ गए, अपनी आंखों के कोने का उपयोग करके उस स्थान को देखने लगे जहां मोहुआ ने इशारा किया था। उस नजर से उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। मोहुआ ने जिस स्थान की ओर इशारा किया था वहां दरवाजे की रखवाली कर रही एक राक्षस जानवर की कांस्य प्रतिमा थी। इस समय कांस्य प्रतिमा पर एक प्राणी खड़ा था जिसका शरीर रक्त क्यूई में लिपटा हुआ था, पूरी तरह से रक्त से सना हुआ, कुछ अज्ञात। ये प्राणी डरावना लग रहा था, फिर भी इसकी आभा कुछ फीकी लग रही थी। तभी हर कोई लड़ाई में उलझा हुआ था, आसपास की चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था और इस बात से पूरी तरह अनजान था कि कब ये लड़ाई शुरू हो गई। इस समय उस प्राणी ने सभी की ओर देखा और फिर काटने के लिए अपना सिर झुकाया, अपने मुंह में एक मछली की हड्डी का टोकन पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। जैसे ही मछली की हड्डी का टोकन खींचा गया, ड्रैगन किंग मंदिर के भारी दरवाजे धीरे धीरे बंद हो गए। तभी उस प्राणी ने अचानक बिजली की गति से टोकन को अपने पेट में निगल लिया और तेजी से खून की एक चमक में बदल गया तथा दोनों तरफ की बीमों पर छलांग लगा दी। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, वह गायब हो गया। जल्द ही वहां उपस्थित किसानों को एहसास हुआ कि क्या हुआ था, उनके दिल डर से कांप उठे। मास्टर जियो ने तुरंत जल यम की ओर देखा और गंभीरता से कहा, क्या कोई और टोकन है? जल यम ने डरते हुए अपना सिर हिलाया, केवल एक ही है। मास्टर जियाओ की नकली मुस्कान कुछ ठंडी हो गई और उन्होंने तलवार को पीछे की ओर घुमाया, जिससे तलवार की गहरी नीली रोशनी दरवाजे पर पड़ी। फिर भी ड्रैगन किंग मंदिर के दरवाजे कुछ अज्ञात सामग्री से बने हैं। इस फाउंडेशन स्थापना शिखर तलवार प्रकाश लहर पैदा किए बिना इसे मारा। ऐसा प्रतीत होता है कि मछली की हड्डी के टोकन के बिना यह दरवाजा मूलतः बल द्वारा अभेद्य है। मोहुआ ने आह भरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया, इस मंदिर में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटी थीं। अब बात यह नहीं है कि ताओवादी अदालत तुम्हें पकड़ती है या नहीं, तुम्हारे पास कोई आदेश है या नहीं, या तुम क्लाउड फेरी लेकर उड़ सकते हो या नहीं। अब असली समस्या यह है कि हम ड्रैगन किंग मंदिर के दरवाजों से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। अगर हमें खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं मिला तो हम जिंदगी भर के लिए अंदर ही फंसकर मर जाएंगे। ओह, शायद जीवन भर भी नहीं। मोहुआ ने फिर विलाप किया, अभी वह प्राणी आदमखोर है, शायद जल्द ही हम उसके पेट में समा जाएंगे। मास्टर जियाओ का चेहरा गंभीर हो गया, उनकी नकली मुस्कान लगभग असहनीय हो गई। उन्होंने सब कुछ गणना करके देखा, कभी यह अनुमान नहीं लगाया कि इस ड्रैगन किंग मंदिर में अचानक ऐसे विचित्र परिवर्तन होंगे। अन्यथा हाथ में जनादेश होने के कारण कियान राज्य को छोड़कर वह विभिन्न संभावनाओं के साथ नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। कमरे की हवा भारी और शांत हो गई। सभी लोग मौन चिंतन में डूब गए। मोहुआ ने चारों ओर देखा, कुछ देर तक सबको देखा, फिर कहा, अब हर कोई स्थिति को समझ गया है। अब तत्काल कार्य उस मायावी प्राणी को पकड़ना है ताकि देखा जा सके कि क्या हम टोकन वापस छीन सकते हैं। जहां तक अन्य शिकायतों का सवाल है तो उनका निपटारा तभी होगा जब हम वहां से निकल सकेंगे। अन्यथा हर कोई यहां ड्रैगन किंग मंदिर में मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। मुझे आपको चेतावनी न देने के लिए दोष मत दीजिए, हो सकता है कि वह प्राणी अकेला न हो और इस ड्रैगन किंग मंदिर में और भी अधिक भयानक राक्षस हो सकते हैं। अगर हम अब एकजुट नहीं हुए तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मोहुआ ने गंभीरता से कहा। मास्टर जियाओ ने भी इधर उधर देखा, उनकी आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा। वैसे भी मेरी योजना केवल जीवित रहने का रास्ता तलाशने, भागने की थी, न कि मौत का सामना करने की। अब चूंकि मंदिर में हर जगह खतरे हैं, इसलिए मैं युद्ध विराम पर सहमत हो सकता हूं। गु चांगहुआए और जिया कैनोनिकल अधिकारी ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। बाहर निकलना जरूरी है, अन्य मामलों को अभी के लिए अलग रखा जा सकता है। तीनों गोल्डन कोर इस बात पर सहमत हो गए, जिससे अन्यों के लिए असहमति की कोई गुंजाइश नहीं रही। वे मूर्ख नहीं थे, वे प्राथमिकताओं को समझने में सक्षम थे। जीवन और मृत्यु के सामने किसी भी प्रकार की विद्वेषता को अस्थायी रूप से दूर किया जा सकता है। इस प्रकार अस्थायी रूप से एक अजीब टीम का गठन किया गया। मोहुआ दिल से संतुष्ट था, उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो अब उस प्राणी को ढूंढते हैं।
इस प्रकार मोहुआ ने आगे बढ़कर इस असंगठित टीम का नेतृत्व किया, जिसकी संरचना, उद्देश्य, मानसिकता और यहाँ तक कि सहयोगियों में भी विविधता थी, और उन्होंने भयानक ड्रैगन किंग मंदिर में राक्षसों का शिकार करना शुरू कर दिया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। पुनश्च एलायंस हाईरॉक पुरस्कार के लिए बॉस फैंग वोक्सिन को धन्यवाद। एक बड़े अध्याय के लिए 6 के शब्द, मासिक टिकट की मांग। ड्रैगन ब्लड। ड्रैगन किंग मंदिर में मोहुआ ने नेतृत्व किया, लेकिन टीम का माहौल कुछ अजीब था। गु चांगहुआए और जिया कैनोनिकल अधिकारी उनके बाएं और दाएं तरफ थे, मोहुआ की रक्षा करते हुए मास्टर जियाओ से भी सावधान थे। मास्टर जियो अभी भी नकली मुस्कान पहने हुए थे, लेकिन अब उनका असली रंग सामने आ गया, केवल एक सती मुस्कान ही बची थी। इस बीच मास्टर जियो के प्रति अन्य लोगों का रवैया काफी सूक्ष्म था। वाटर यम स्पष्ट रूप से मास्टर जियाओ के साथ मिलीभगत में था, दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई थी, चाहे खुले तौर पर या गुप्त रूप से। इससे पहले जब द्वीप पर जल डाकुओं का शिकार किया गया था, तो जल यम गु चांगहुई और जिया कैनोनिकल अधिकारी के हाथों से भागने में कामयाब रहे, क्योंकि मास्टर जियो ने उन्हें बचा लिया था। इस प्रकार जल यम मास्टर जियो के आदेशों का पालन करता था। फिर भी उसी समय वह मास्टर जियो से डरता हुआ प्रतीत हो रहा था तथा एक अस्पष्ट भय प्रदर्शित कर रहा था। ये जानलेवा जल यम के लिए बहुत दुर्लभ था। जी लियू को भी मास्टर जियाओ की पहचान के बारे में अस्पष्ट जानकारी थी। ड्रैगन किंग मंदिर में कुछ गोल्डन कोर साधकों के बीच उनका दर्जा सबसे कम था, सबसे कमजोर ताकत थी और सबसे छोटी आवाज थी, इसलिए वह केवल पीछे चल सकते थे। उन्हें मुश्किल से मास्टर जियो के गठबंधन का हिस्सा माना जाता था। सबसे अजीब था जियो तियानक्वान। जियो तियानक्वान और मास्टर जियो दोनों जियो परिवार के साधक थे, जो संभवतः एक ही गठबंधन का हिस्सा थे। लेकिन मास्टर जियो के विश्वासघात के बाद जियो तियानक्वान चुप रहा, यहां तक कि उसने जानबूझकर मास्टर जियो से दूरी बनाए रखी और खुद को जिया कैनोनिकल अधिकारी के साथ जोड़ लिया। जियो परिवार की स्थिति काफी जटिल लगती है, मोहुआ ने मन ही मन सोचा। जहां तक ओयांग फैंग और हुआ कियान का सवाल है, उन्हें अब बंधक माना जाता है। हालांकि सतह पर मास्टर जियो अब उन्हें परेशान नहीं करते थे। मोहुआ को पता था कि अगर कुछ भी बदल गया तो सीनियर भाई फैंग और सीनियर बहन कियान को अभी भी सौदेबाजी चिप्स के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। उसके पास अभी कोई अच्छा समाधान नहीं था, वह केवल स्थिति के अनुसार कार्य करने में सक्षम था। मोहुआ की आंखें हल्की चमक उठीं। इस प्रकार शिकार जारी रहा और समूह ड्रैगन किंग मंदिर के भीतर सावधानीपूर्वक चला गया। मोहुआ ने रक्तपिपासु राक्षस के मार्ग का पता लगाते हुए मार्ग का नेतृत्व किया तथा मार्ग की पुष्टि के लिए कभी कभी मंदिर के लेआउट के बारे में जलयम से परामर्श किया। इस समूह में केवल मोहुआ ही मॉन्स्टर हंटर था। ताओवादी दरबार का अधिकारी हालांकि पीछा करने में माहिर था, फिर भी उसने मनुष्यों का पीछा किया। जल यम जैसे अपराधी साधक यद्यपि पीछा करने में पारंगत थे, फिर भी आमतौर पर उनका ही शिकार किया जाता था। केवल मोहुआ ही वास्तव में मॉन्स्टर हंटर वंश से था, इसलिए राक्षस जानवरों की आदतों, व्यवहार और सूक्ष्म आभा के संबंध में वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति उससे अधिक कुशल नहीं था। बेशक ये राक्षस कोई राक्षस जानवर नहीं था, लेकिन सिद्धांत वही रहे। मोहुआ ने फिर ऊपर की ओर किरणों की ओर देखा तथा सुरागों के माध्यम से राक्षस के निशानों का अनुसरण करने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय का विस्तार किया। लेकिन ड्रैगन किंग का मंदिर विशाल था, हॉल ऊंचे थे, कमरे अनेक थे, आसपास का वातावरण दमनकारी और खूनी आभा से भरा हुआ था। जैसे जैसे पीछा जारी रहा, राक्षस का निशान गायब होता गया। मोहुआ केवल अनुमान लगा सकता था और गणना कर सकता था, धीरे धीरे अपना रास्ता ढूंढ रहा था। जब अचानक वह रुक गया, उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे बदल रही थी। बाकी सभी लोग भी रुक गए। गु चांगहुई ने पूछा, क्या गलत है? मोहुआ ने जवाब दिया, कुछ तो है। फिर उसने एक क्षण सोचा और हल्के से उछलकर वह शान से बीम की ओर मुड़ गया। बीम विशाल लट्ठों से बने थे जो बहुत चौड़े थे और दीवार के पास एक गड़बड़ थी जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक बड़ा गड्ढा खोदा गया था। छेद बड़ा था, लेकिन उसका प्रवेश द्वार उथला था जिससे एक नज़र में उसका तल दिखाई देता था। ऐसा लगता था जैसे कभी यहाँ कुछ रहा हो। मोहुआ ने अनुमान लगाया कि यह बहुत संभव है कि राक्षस ने इसे अस्थायी ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया हो। वह कुछ कदम और आगे बढ़ा, अचानक उसे खोह में खून का निशान दिखाई दिया। रक्त का रंग नीला था, इसकी गंध बहुत हल्की थी, इसमें मानव या राक्षस के रक्त की दुर्गंध नहीं थी, बल्कि हल्की सुगंध थी। सुगंध। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं।
जब उसने ये देखा तो वह अचानक अपनी उंगली को खून में डुबोकर उसका स्वाद लेने से खुद को नहीं रोक सका। उसी क्षण उसके कानों में अजगर की दहाड़ सुनाई दी। मुंह हुआ की पुतलियां कांपने लगीं। ड्रैगन। यद्यपि उसने कभी भी सच्चा ड्रैगन नहीं देखा था और न ही उसकी आवाज सुनी थी, इस क्षण उसे यकीन था कि उस ध्वनि ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया था। एक स्पष्ट प्रतिध्वनि जो गोल्डस्टोन की तरह गूंज रही थी, निस्संदेह एक ड्रैगन की दहाड़ की आवाज। ड्रैगन रक्त। मुंह हुआ के चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। वह खुद को अपने होठों को चटखाने से नहीं रोक सका। दुर्भाग्यवश वह स्वाद नहीं पहचान सका। खून बहुत हल्का था, अवशेष लगभग सूख गए थे, बस हल्की सी आभा बची थी, जिसे मुंह हुआ ने हल्के से चखा, बिना किसी स्वाद के। मुंह हुआ के चेहरे पर अफसोस झलक रहा था, लेकिन जल्द ही उसका दिल धड़कना बंद हो गया। ड्रैगन किंग मंदिर। क्या राक्षस ड्रैगन से संबंधित हो सकता है? इसके तराजू, क्या वे ड्रैगन तराजू हो सकते हैं? क्योंकि वे ड्रैगन के शल्क थे, तलवारें और मंत्र उनमें प्रवेश नहीं कर सकते थे, वे किसी भी धातु से अधिक मजबूत थे जो उन्होंने देखी थी। और उसमें बहता खून, ड्रैगन का खून। नहीं, ये सही नहीं है। मुंह हुआ ने फिर अपना सिर हिलाया। ड्रैगन एक दिव्य जानवर है और वह ऐसी रक्तपिपासु प्रवृत्ति प्रदर्शित नहीं करेगा। इसके अलावा, हालांकि राक्षस शक्तिशाली था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से किंवदंतियों में वर्णित ड्रैगन के करीब भी नहीं था। यहां तक कि उसने मनुष्यों को भी खाया और मानव रक्त भी पिया। निश्चित रूप से उसका रक्त प्रदूषित था, इसलिए उसकी नसों में जो बहता है वह ड्रैगन का रक्त नहीं हो सकता। संभवतः ड्रैगन का खून ही एक ट्रिगर है। राक्षस ने ड्रैगन के रक्त का सेवन किया, उसे अपने अंदर परिष्कृत किया, इस प्रकार कठोर ड्रैगन शल्क विकसित किए, इतनी गहरी रक्त क्यूई और एक मजबूत शरीर प्राप्त किया। मुंह हुआ ने थोड़ा सिर हिलाया, उसे यह परिकल्पना काफी उचित लगी, जबकि उसकी आंखें चमक उठीं। अब ऐसा लग रहा था कि राक्षस के रहस्य उसकी कल्पना से कहीं अधिक थे। चाहे कुछ भी हो, राक्षस को अवश्य ही पकड़ा जाना चाहिए तथा उसकी सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। बेशक अपनी क्षमताओं के बल पर वह राक्षस को पकड़ नहीं सकता था। सौभाग्य से अब उसके पास कुछ गुर्गे हैं। मुंह हुआ बीम से नीचे कूद गया और मास्टर जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, वहां क्या है जो युवा मास्टर इतने लंबे समय से ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वह और गु चांगहुआ एक दूसरे के प्रति सतर्क थे, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से जांच करने नहीं गए। मुंह हुआ ने कहा, वहां एक खोह है, यहां कभी एक राक्षस रहता था। शायद वह ज्यादा दूर नहीं है, हम खोज जारी रख सकते हैं। उन्होंने ड्रैगन ब्लड के मामले को गुप्त रखा। मास्टर जियो को शायद पता नहीं था और उन्होंने बस थोड़ा सा सिर हिलाया, ठीक है। इसके बाद मुंह हुआ ने आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन एक बार उस क्षेत्र का चक्कर लगाने के बाद उसे राक्षस के बहुत सारे निशान मिले, फिर भी वह राक्षस की आकृति को बिल्कुल भी नहीं देख सका। जैसे ही मुंह हुआ सोच में डूबा हुआ था, उसका दिल अचानक धड़क उठा, मानो कुछ धड़क रहा हो। ड्रैगन रक्त। पहले उसने जो अजगर का खून चाटा था, अब उसका असर दिखने लगा था। मुंह हुआ ने महसूस किया कि उसके भीतर रक्त प्रवाह तेज हो गया है। उसके कानों में अजगर के रोने की आवाज गूंज रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसकी नाड़ियां दर्द से सूज रही थीं और उसके अंग कुछ हद तक लकवाग्रस्त हो गए थे, मानो अजगर का खून धीरे धीरे उसके भीतर जाग रहा था और उसके वंश को निगल रहा था। भले ही यह ड्रैगन के खून का एक अंश मात्र है, इसके अलावा ये ट्रू ड्रैगन ब्लड भी नहीं हो सकता है, लेकिन अपने कमजोर शरीर के कारण वह इसे बिल्कुल सहन नहीं कर सका। मुंह हुआ का भौतिक शरीर बहुत कमजोर था और उसका वंश भी बहुत कमजोर था। ड्रैगन शक्ति का ये निशान उसके शरीर की क्षमता से बहुत परे था। मैं खत्म हो गया। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं यूं ही खाना नहीं खाता। मुंह हुआ को अपने दिल में गहरा अफसोस हुआ। सौभाग्य से ड्रैगन ब्लड ऐसी चीज नहीं है जिसे वह अपनी इच्छा से खा सके। इससे पहले उसने केवल थोड़ा सा चाटा था, एक रक्त सितारा भी नहीं, इसलिए उसके वंश में अराजकता केवल एक पल के लिए ही रही और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। मुंह हुआ के माथे पर ठंडा पसीना आ गया और उसने राहत की लंबी सांस ली। उसके बगल में जिया कैनोनिकल अधिकारी ने ये देखा और उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने अपना पीला हाथ मुंह हुआ के माथे को हल्के से पोंछने के लिए बढ़ाया और भौहें चढ़ा ली। मुंह हुआ, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, मुंह हुआ ने आह भरी, मैंने कुछ खराब खा लिया। जिया कैनोनिकल अधिकारी थोड़ा उलझन में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस बारे में बात कर रहा है। कोई अचानक कोई खराब चीज कैसे खा सकता है? बहन जिया, अब मैं ठीक हूं, चलो उस राक्षस की तलाश जारी रखते हैं, राक्षस जरूरी है। मुंह हुआ ने जल्दी से विषय बदल दिया।
मुंह हुआ को ठीक देखकर जिया कैनोनिकल अधिकारी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि सिर हिलाया और पूछा, लगता है वह राक्षस गायब हो गया है, अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे? मुंह हुआ ने फिर से भौहें चढ़ाईं। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय का विस्तार किया और चारों ओर देखा, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे राक्षस गायब हो गया हो। अचानक मुंह हुआ का दिल फिर से कांप उठा। मुंह हुआ चौंक गया, क्या ये खत्म नहीं हो गया है? लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि उसका अपना दिल नहीं धड़क रहा था, बल्कि कोई और दिल धड़क रहा था। उस राक्षस का हृदय। मुंह हुआ ने अपनी आंखें बंद कर ली, सांस रोक ली और ध्यान केंद्रित किया। एक क्षण बाद उसने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर एहसास का संकेत था। ये दिल की धड़कन नहीं थी, लेकिन दिव्य आत्माओं के बीच एक प्रकार की संवेदना। मुंह हुआ ने अपनी भौं को थोड़ा सा सिकोड़ा। इससे पहले उसने ड्रैगन ब्लड का सेवन किया था। ड्रैगन रक्त के इस अंश में एक प्राचीन दिव्य पशु की दिव्य आत्मा समाहित थी, और ड्रैगन रक्त के इस निशान के माध्यम से मुंह हुआ ने इस प्राचीन दिव्य जानवर की दिव्य आत्मा के साथ एक सूक्ष्म भावना बनाई थी। वह ड्रैगन किंग मंदिर के भीतर अन्य ड्रैगन रक्त के प्रवाह को महसूस कर सकता था। दूसरे शब्दों में, वह उस राक्षस के स्थान को भांप सकता था। मुंह हुआ को ये कुछ हद तक अविश्वसनीय लगा। क्या ड्रैगन रक्त में कोई दिव्य आत्मा निहित है? क्यों? क्या ड्रैगन को दिव्य जानवर कहा जाता है? इसका कारण ये हो सकता है कि उनकी दिव्य आत्माएं मांस के साथ विलीन हो सकती हैं। मुंह हुआ मन ही मन हैरान था, लेकिन अब उन चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं था, इसलिए उसने समूह की ओर अपना सिर घुमाया और कहा, मुझे पता है राक्षस कहाँ है, मेरे पीछे आओ। फिर मुंह हुआ आत्मविश्वास से अपने दाहिनी ओर गलियारे में आगे बढ़ गया। उसके पीछे खड़े समूह ने एक दूसरे को देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि मुंह हुआ को कैसे पता चला। हालांकि गु चांगहुआई और जिया कैनोनिकल अधिकारी हमेशा मुंह हुआ पर भरोसा करते थे, इसलिए थोड़ा हिचकिचाए और उसका अनुसरण किया। जल यम जानता था कि मुंह हुआ रहस्यमय था, उसके कौशल अजीब थे, इसलिए उसे इसमें संदेह नहीं था। जी लियू मुंह हुआ से जल जेल निषिद्ध बॉक्स प्राप्त करना चाहता था, इसलिए वह किसी भी कीमत पर उसका पीछा करेगा। जियो तियानक्वान एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर भीड़ के पीछे चला गया। केवल मास्टर जियो चुपचाप मुंह हुआ की पीठ को देख रहे थे। उनकी निगाहें अधिक आश्चर्यचकित हो रही थीं। उन्हें लग रहा था कि इस युवा मास्टर को समझना अधिक कठिन हो रहा है। वह एक पल के लिए चुप रहा, उसकी आंखों में खून चमक रहा था, फिर वह चुपचाप मुंह हुआ के पीछे चला गया। समूह मुंह हुआ का पीछा करते हुए एक छोटे से चौराहे तक पहुंचा, जहां उन्हें बिखरी हुई लाशें मिली। नीले पत्थर से पक्की जमीन पर खून स्याही की तरह बिखरा हुआ था, जंगली कसिव लिपि की तरह जमीन पर बिखरा हुआ था। दृश्य में उपस्थित साधक, चाहे वे पर्यवेक्षक हो या दुष्ट साधक, अनुभवी थे और उन्होंने तुरंत देखा कि यहां नरसंहार हुआ था। इसके अलावा यह एक ऐसा नरसंहार था जिसने उन्हें अचंभित कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समय पहले ही ये मंदिर रक्षक अज्ञात कारणों से यहाँ एकत्र हुए थे, और फिर अचानक उनका सामूहिक रूप से वध कर दिया गया। हत्यारे ने मंत्र या आध्यात्मिक शक्तियों का प्रयोग नहीं किया था, वह केवल शारीरिक शक्ति पर निर्भर था। सबसे अधिक संभावना यही थी कि वह राक्षस था। मुंह हुआ ने दिव्य आत्मा संवेदन का उपयोग करते हुए आसपास के वातावरण का निरीक्षण किया, फिर दूरी पर एक पट्टिका की ओर इशारा किया। वहां पर यह एक पट्टिका थी जो हॉल में ऊपर लटकी हुई थी, चौड़ी और मोटी, नीले लाख की पृष्ठभूमि पर, जिस पर प्राचीन सुनहरे शब्द उकेरे गए थे। पट्टिका पर 3 बड़े अक्षर लिखे थे, यक्ष हॉल। समूह ने मुंह हुआ की बताई दिशा का अनुसरण किया और भौहें चढ़ाईं। जल यम ने कहा, क्या वहां कोई राक्षस है? केवल भावना के आधार पर यह उसी दिशा में है। मुंह हुआ ने कहा कि यह भावना पर आधारित था, लेकिन उनका लहजा बहुत निश्चित था। इसे यक्ष हॉल पट्टिका के पीछे होना चाहिए, जहां इसे छिपने के लिए एक और छेद खोदा गया है। ड्रैगन ब्लड भाग 3। मास्टर जियाओ ने यह सुनकर अपनी लंबी तलवार निकाली और हमला करने का इरादा किया, लेकिन मुंह हुआ ने उन्हें रोक दिया। तुम्हें जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम घास को मारकर सांप को चौंका दोगे। मास्टर जियाओ ने मुंह हुआ की ओर देखा, चुपचाप अपनी तलवार म्यान में रख ली और कहा, तो यंग मास्टर के शब्दों के अनुसार क्या किया जाना चाहिए? मुंह हुआ आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई दिया, निश्चिंत रहो, यह मुझ पर छोड़ दो। सच कहूं तो मेरे पूर्वज पीढ़ियों से राक्षस शिकारी थे। मेरे राक्षस शिकार कौशल पूरी तरह से पारिवारिक विरासत है। मास्टर जियाओ की नज़र सूक्ष्म थी। ये युवा मास्टर, यह अज्ञात है कि उसे बचपन से किस प्रकार की विरासत मिली है। वह असंख्य अजीब और अप्रत्याशित चीजों को जानता है।
बहुत अच्छा, चलो युवा मास्टर के नेतृत्व का पालन करें, मास्टर जियो ने कहा। मो हुआ ने सिर हिलाया और फिर कहा, अपने आप को और अपने शत्रु को जानो और तुम 100 लड़ाइयों में भी खतरे में नहीं पड़ोगे। राक्षसों का शिकार करने के लिए कार्रवाई करने से पहले सावधानीपूर्वक तैयारी की आवश्यकता होती है, अन्यथा थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। वर्तमान स्थिति के आधार पर यह राक्षस रक्त क्यूई में लिपटा हुआ है। इसके ड्रैगन मछली के शल्क कठोर हैं, इसका मांस अविश्वसनीय रूप से मजबूत है और इसके पंजों का रक्त गंदा और अत्यधिक जहरीला है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये द्वितीय श्रेणी का काम है, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसा काम नहीं है जिसे एक सामान्य फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर संभाल सके। खासकर इसका शरीर शल्क कवच से ढका हुआ है जो तलवारों और भालों के लिए अभेद्य है और पानी और आग के लिए प्रतिरोधी है। चाहे वह आध्यात्मिक कलाकृतियां हो, शक्ति हो या मंत्र हो, कोई भी इसे तोड़ने में सक्षम नहीं लगता। मास्टर जियाओ ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या शिखर फाउंडेशन स्थापना साधकों का संयुक्त प्रयास भी इसे तोड़ नहीं सकता? मो हुआ ने जी लियू की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें उससे पूछना चाहिए। जी लियू इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, उसे सच बोलना पड़ा, मैंने गुई जल तलवार क्यूई का इस्तेमाल किया और दर्जनों बार वार किया लेकिन तराजू को थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इस बयान से वहां मौजूद सभी लोगों के सामने सच्चाई उजागर हो गई। जी लियू एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर है, जिसने अपनी साधना को शिखर आधार स्थापना तक दबा दिया, फिर भी दर्जनों वार के बाद भी वह स्केल कवच को नहीं तोड़ सका। यहां तक कि अन्य गोल्डन कोर कल्टीवेटर भी, चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, शायद उससे बेहतर प्रदर्शन न कर पाए। इसलिए मो हुआ ने कहा, सामने से टकराव से इस राक्षस को काबू करना संभव नहीं है, इसे मारना तो दूर की बात है। लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें एक कमजोरी है। कमजोरी? जी लियू ने भौहें चढ़ाईं। उसने राक्षस से दर्जनों बार लड़ाई लड़ी थी और उसे कभी पता नहीं चला कि उसमें कोई कमजोरी है। मो हुआ ने सिर हिलाया और कहा, इसकी कमजोरी इसके आसपास की रक्त क्यूई है। दुनिया में सभी चीजें कुछ नियमों से संचालित होती हैं। संरचनाओं को ऊर्जा के लिए एक नेत्र की आवश्यकता होती है, साधकों को रक्त की आपूर्ति के लिए हृदय की आवश्यकता होती है और आध्यात्मिक क्यूई के लिए क्यूई सागर की आवश्यकता होती है, और यहाँ तक कि राक्षस जानवर भी राक्षसी शक्ति के लिए एक दानव कोर पर निर्भर करते हैं। ये राक्षस भी इससे अलग नहीं है। ये चलने, पोषण पाने और शिकार करने के लिए अज्ञात स्रोत से उत्पन्न आसपास के दूषित रक्त क्यूई पर निर्भर करता है। एक बार जब रक्त क्यूई समाप्त हो जाता है और यह अपना ऊर्जा स्रोत खो देता है, तो ये केवल अपने अंत की प्रतीक्षा कर सकता है। इसलिए इस राक्षस का शिकार करने की कुंजी है, सबसे पहले उसे फंसाना और दूसरा उसकी ऊर्जा को समाप्त करना। इतने सारे गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स की मौजूदगी के कारण कमी कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, मुख्य समस्या इसे फंसाने की है। मो हुआ ने भीड़ से पूछा, क्या किसी के पास इस प्राणी को फंसाने के लिए कोई आध्यात्मिक कलाकृतियां या संरचनाएं हैं? यदि हैं, तो कृपया उन्हें पहले से तैयार कर लें। भीड़ थोड़ी हिचकिचाए। जल यम ने भौहें चढ़ाईं और कहा, छोटे भूत, क्या तुम स्वयं संरचना स्थापित करने में सक्षम नहीं हो? मो हुआ ने असहाय होकर आह भरी और कहा, मैं अभी केवल फाउंडेशन बिल्डिंग के मध्य चरण में हूं और मेरी दिव्य समझ सीमित है। मैंने जो संरचनाएं स्थापित की हैं, वे सीमित स्तर की हैं और संभवतः इस द्वितीय श्रेणी के राक्षस को नियंत्रित नहीं कर सकती। इसके अलावा मैंने रास्ते में अपनी लगभग सभी संरचनाओं का उपयोग कर लिया है। गु चांगहुआई ने मो हुआ को अजीब भाव से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। हालांकि जिया कैनोनिकल अधिकारी को पता था कि मो हुआ के गठन कौशल कम नहीं थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे कितने उच्च थे, इसलिए उन्होंने इस पर सवाल भी नहीं उठाया। अन्य लोगों को इन बयानों में कुछ भी गलत नहीं लगा। मो हुआ ने कहा, स्थिति गंभीर है, सभी को मिलकर काम करना चाहिए। अगर आपके पास तरीके हैं तो उन्हें अभी सामने लाएं, अन्यथा इस ड्रैगन किंग मंदिर में फंसने के बाद पछताने में बहुत देर हो जाएगी। कुछ क्षण विचार करने के बाद गु चांगहुआई सबसे पहले जंजीरों का एक सेट और 2 संरचनाएं निकालने वाले थे। ये जंजीरें ताओवादी दरबार के मानक जाल हैं, जिनका इस्तेमाल पहले से घात लगाने के लिए किया जाता है। ये संरचना मेरे गु परिवार की है, जिसे मैं आमतौर पर अपने साथ रखता हूं, लेकिन इस्तेमाल करने का मौका कम ही मिलता है। फिर जिया कैनोनिकल अधिकारी ने भी एक जाल निकाला। यह जिया परिवार का मिट्टी का जाल है, द्वितीय श्रेणी का, जो किसी दुश्मन को अस्थायी रूप से रोक सकता है। चून की संरचनाएं स्थापित करना बोझिल है, इसलिए मैं उन्हें कभी कभार ही ले जाता हूं। गु चांगहुआई और जिया कैनोनिकल ऑफिशियल के नेतृत्व में अन्य लोगों ने भी कमोबेश कुछ आइटम निकाले।
जिसमें मास्टर जियो, जी लियू, वाटर यामा और जियो तियानक्वान शामिल हैं। लेकिन मो हुआ को लगा कि यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसने सभी की जांच की कि कौन रोक रहा है। चुपचाप किसी भी आध्यात्मिक कलाकृतियों या दुश्मन को फंसाने के लिए संरचनाओं का निरीक्षण किया जो अभी तक साझा नहीं किए गए थे, एक दृढ़ दृष्टि से ध्यान से देखते हुए कि वह तब तक आराम नहीं करेगा जब तक कि हर कोई अपना योगदान न दे दे। मैंने सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है, अभी भी पर्याप्त नहीं है। ये अनेक आध्यात्मिक कलाकृतियां और संरचनाएं पर्याप्त होनी चाहिए। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया। वह राक्षस चालाक और तेज है, उसे फंसाना आसान नहीं होगा। पूरी तैयारी जरूरी है, वरना अगर वह भागकर ड्रैगन किंग मंदिर में छिप गया तो हम उसे फिर कभी नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है तो। इसलिए मो हुआ ने चारों ओर घूमकर ऊन इकट्ठा किया और सभी से फंसाने और बांधने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी संरचनाओं और आध्यात्मिक कलाकृतियों को लगभग एकत्रित कर लिया। इससे वह आश्वस्त हो गया। इसके बाद उन्होंने इलाके का निरीक्षण किया और सभी को संरचना स्थापित करने और जाल बिछाने के लिए आध्यात्मिक कलाकृतियों के साथ स्थानों पर कब्जा करने का आदेश दिया और शिकार शुरू हुआ। मास्टर जियाओ ने अपनी तलवार से वार किया और तलवार की रोशनी अक्षहॉल की पट्टिका पर पड़ी। ये पट्टिका अज्ञात निर्माण की ठोस धातु जैसी टूटी नहीं, बल्कि तलवार क्यूई के प्रभाव से उखड़ गई, जिससे इसके पीछे एक काला खून से सना हुआ छेद दिखाई दिया। आशा के अनुसार मास्टर जियाओ की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। तभी छेद के भीतर से एक आवाज आए और एक राक्षस धीरे धीरे बाहर आया, एक अंत को पकड़कर उसे बड़े स्वाद से खाने लगा। भोजन में अचानक आई बाधा से क्रोधित होकर राक्षस क्रोधित हो गया, उसकी आंखें रक्त लाल हो गईं और उसने एक तीखी चीख निकाली। ये ध्वनि बहुत ही विचित्र थी, नदी में भोजन कर रहे किसी यक्ष या किसी शक्तिशाली विदेशी पशु की ध्वनि के समान। मो हुआ ने ध्यान से सुना और ध्वनि को पहचाना। राक्षस की दहाड़ कुछ ड्रैगन की दहाड़ जैसी लग रही थी। मो हुआ की आंखें हल्की सी चमक उठी। अब जब राक्षस वहां उपस्थित हो गया तो भीड़ ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। एक महान युद्ध छिड़ने की कगार पर था। गु चांगहुआई ने अपना नीला पवन ब्लेड और जिया कैनोनिकल अधिकारी ने बर्फ तलवार क्यूई को संघनित किया। स्माइल फेस टाइगर और झी लियू दोनों ने गुई जल तलवार का इस्तेमाल किया। जल यम ने जल दंड चाबुक का प्रयोग किया, जबकि जियो तियानक्वान ने जियो परिवार की तलवारबाजी का प्रयोग किया। ओयांग फैंग घायल हो गए और हुआ कियान को जहर दे दिया गया, जिससे वे लड़ने में असमर्थ हो गए। सबसे कम उम्र का होने और सबसे कम खेती बाड़ी वाला होने के कारण मो हुआ ने बुद्धिमानी से लड़ाई में शामिल होने से परहेज किया और इसके बजाय खून के धब्बों से रहित एक साफ सुथरी सीढ़ी पर बैठकर किनारे से तमाशा देखने का फैसला किया। वहां उपस्थित साधक अनुभवहीन नहीं थे, उन्होंने युद्ध और मंत्र विद्या का पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया था। इसके अलावा 4 गोल्डन कोर साधकों के एक साथ आने से मो हुआ को कोई चिंता नहीं थी। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था। हॉल के सामने खून के धब्बों से सना एक छोटा सा चौक। शिकार चल रहा था। 4 गोल्डन कोर 2 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चोटियों के साथ मिलकर रक्त क्यूई में लिपटे एक राक्षस का शिकार करने के लिए सेना में शामिल हो गए, जो 2 लोगों जितना लंबा था, जिसके अंग जमीन पर थे, विकृत लेकिन शक्तिशाली था। इस राक्षस की ताकत वास्तव में भयानक थी। इसका आकार विचित्र था, मुड़े हुए अंगों के कारण, और इसकी गतिविधियां अक्सर अप्रत्याशित होती थीं, जो रक्त की छाया की धारियों में बदल जाती थीं, जिससे यह अप्रत्याशित हो जाता था। सौभाग्य से वहां पर्याप्त साधक घिरे हुए थे और सभी ने मो हुआ के निर्देशों का पालन किया तथा उसे कमजोर करने, लंबे समय तक लड़ाई से बचने या महिमा पाने पर ध्यान केंद्रित किया। मुख्य रूप से बचाव, समर्थन के रूप में आक्रमण तथा मुख्य उद्देश्य के रूप में कारावास। पहले तो मास्टर जियो ने इस रणनीति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने केवल एक तीव्र युद्ध के बारे में सोचा, राक्षस को मारने और उसके पेट से मछली की हड्डी का टोकन निकालने का मौका लिया। लेकिन राक्षस से कई दौर तक जूझने के बाद उसने यह विचार त्याग दिया। मो हुआ ने जो कुछ भी कहा वह लगभग सही था। इस राक्षस को केवल समाप्त किया जा सकता था, मारा नहीं जा सकता था। यहां तक कि जी लियू या उसकी गुई जल तलवार क्यूई भी राक्षस के उस कवच को थोड़ा सा भी नहीं तोड़ सकी। आखिर यह राक्षस क्या है? मास्टर जियाओ की पुतलियां थोड़ी कांप उठीं, फिर उन्होंने अपने आश्चर्य को दबाया और कर्तव्यनिष्ठा से मो हुआ की योजना को क्रियान्वित किया। न केवल मास्टर जियो, बल्कि गु चांगहुआई की पवन ब्लेड और मास्टर जियो की बर्फ तलवार भी राक्षस को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। हालांकि वे जानते थे कि मो हुआ के पास हमेशा सटीक योजनाएं होती थीं, इसलिए उनके दिलों में एक मोटी समझ थी।
समूह ने कुछ समय तक घेराबंदी जारी रखी। युद्ध के मैदान में तलवार की रोशनी और तलवार क्यों चमक उठी और पवन ब्लेड मंत्र नृत्य करने लगे, जो साधकों की छाया और राक्षस की रक्त छाया के साथ मिलकर एक तीव्र युद्ध का निर्माण कर रहे थे। मो हुआ को यह दृश्य बहुत ही आकर्षक लगा और वह इसे देखने में पूरी तरह तल्लीन हो गई। इस तरह के युद्ध के 100 से अधिक दौर के बाद भी 4 गोल्डन कोर राक्षस के कवच को नहीं तोड़ सके। लेकिन वास्तव में इस राक्षस पर रक्त की तेजी से खपत हो रही थी। जल्द ही सभी के संयुक्त प्रयासों से राक्षस पर रक्त की तेजी से पतला हो गया और उसकी गति धीरे धीरे धीमी हो गई। राक्षस को तुरंत ही कुछ बात का एहसास हो गया। उसकी आंखों में एक चमक थी जिसमें कुछ क्रूर किंतु भयभीत भावनाएं छिपी हुई थीं। मो हुआ ये दृश्य देखकर अचंभित रह गया। इस राक्षस में लगता है कि तर्कसंगतता का कोई अंश शेष है। क्या ये पूर्णतः सहज ज्ञान पर आधारित कार्य नहीं है? मो हुआ को पहले याद आया जब राक्षस ने समूह के बीच अराजकता का फायदा उठाकर मंदिर के द्वार पर घुसकर द्वार की रखवाली करने वाली राक्षस मूर्ति से मछली की हड्डी का टोकन निगल लिया, मुख्य द्वार बंद कर दिया और फिर भाग निकला। कुछ गड़बड़ है। मो हुआ ने एक विचारशील अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। इस बीच मैदान पर लगभग कोई रक्त क्यों नहीं बचा था। राक्षस को स्पष्ट रूप से स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। वह अचानक दहाड़ा, उसका शरीर कांटेदार ड्रैगन स्केल में बदल गया, फिर रक्त छाया के एक द्रव्यमान में परिवर्तित हो गया जो जियोतियानक्वान की दिशा में हमला कर रहा था। वह भागने का रास्ता खोजना चाहता था। घेराव करने वाले दल में जियोतियानक्वान सबसे कमजोर था। राक्षस को यह बात अच्छी तरह पता थी, इसलिए उसने सबसे कमजोर जियोतियानक्वान को निशाना बनाया। जियोतियानक्वान वास्तव में राक्षस को रोक नहीं सका। सिर्फ एक ही वार से वह कई मीटर पीछे गिर गया। उसने खुद को संभालने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया और मुंह से खून थूक दिया। घेरे में स्वाभाविक रूप से एक अंतराल उत्पन्न हो गया, लेकिन मो हुआ ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, इसलिए कोई रास्ता नहीं था कि वे इसे भागने दें। जमीन पर संरचना खुल गई और गू चांगहुआ और अन्य लोगों ने अपने हाथों में आत्मा बांधने वाले ताले से दुश्मन को सीमित करने का आग्रह किया। राक्षस के शरीर के चारों ओर जंजीरें लिपटी हुई थीं। गू चांगहुआई ने उसकी स्थिति को अवरुद्ध कर दिया, जिससे राक्षस भागने में सफल नहीं हो सका। अन्य लोगों ने भी एकजुट होकर कार्य किया। संरचना, आध्यात्मिक कलाकृतियां और साधकों ने मिलकर एक बड़ा जाल बनाया, जिसने राक्षस को यक्षहॉल के बाहर चौक के बीच में मजबूती से फंसा दिया। राक्षस क्रोधित था, वह इधर उधर दौड़ रहा था, फिर भी वह पूरी तरह असहाय था। रक्त क्यूई इसकी जीवन रेखा और शक्ति का स्रोत था। रक्त क्यूई क्षतिग्रस्त होने के कारण यह अधिक समय तक टिक नहीं सका। समूह ने अपनी तलवार और मंत्र के हमले शुरू कर दिए और 30 मिनट के भीतर राक्षस की रक्त क्यूई पूरी तरह से समाप्त हो गई। इसकी गति धीमी होती गई और अंततः ये जमीन पर गिर पड़ा तथा इसकी सारी कार्य करने की क्षमता समाप्त हो गई। फिर भी उनमें से किसी ने भी अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। ये वह बात थी जिस पर मो हुआ ने बार बार जोर दिया था। राक्षस के गिर जाने के बाद भी उन्हें सतर्क रहना पड़ा और उसे मृत घोषित करने से बचना पड़ा। यद्यपि राक्षस की रक्त क्यूई समाप्त हो चुकी थी और वह मृत्यु का नाटक करने में सक्षम नहीं था, फिर भी यह आदत विकसित करने लायक है। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने एक छोटी तलवार के साथ सतर्कता बनाए रखी, जबकि अन्य ने क्षेत्र को घेर लिया। गू चांगहुआई आगे बढ़े और उन्होंने ताओवादी दरबार से आत्मा बंधन ताले का उपयोग करते हुए राक्षस के चारों अंगों को बांध दिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि वह हिल न सके। दरअसल राक्षस में कोई हलचल नहीं दिखी, वह केवल मांस और हड्डियों का ढेर मात्र रह गया। तभी समूह थोड़ा शांत हुआ। अब हम क्या करें? जी लियू ने पूछा। मास्टर जियाओ ने कहा, इसका शरीर शल्कों से ढका है, तलवारों से अछूता है, ऐसे में चलो एक लंबी तलवार इसके मुंह में, गले से होते हुए पेट में घुसा दें और इसके आंतरिक अंगों को चीरकर इसे पूरी तरह से मृत कर दें। फिर इसके शल्कों को छीलने, इसके पेट को चीरने और उस मछली की हड्डी के टोकन को निकालने का कोई तरीका खोजें। दाव दरबार के कैनन के रूप में उन्होंने अनेक यातनाएं दी और हत्या के विविध तरीके अपनाए। यद्यपि समूह को ये कुछ हद तक क्रूर लगा, लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था कि यही एकमात्र विकल्प है। अचानक मो हुआ ने कहा, रुको। मास्टर जियाओ ने अपना सिर घुमाया, कुछ हद तक हैरान होकर मो हुआ की ओर देखा। युवा मास्टर, यह क्या है? मो हुआ ने अपनी ठोड़ी को सहलाया, राक्षस के चेहरे की जांच की और धीरे से बुदबुदाया, क्या ये राक्षस मिस्टर विच हो सकता है? मिस्टर विच? भीड़ आश्चर्यचकित थी, हालांकि कुछ लोग उलझन में थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि मिस्टर विच कौन थे।
मुंह हुआ ने जल यम की ओर इशारा करते हुए कहा, वह जानता है। मिस्टर विच। जल यम का चेहरा चौंक गया, उसे पल भर के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था। वह कुछ पलों तक राक्षस को घूरता रहा, जितना ज्यादा देखता उतना ही ज्यादा हैरान होता, और फिर ठंडे स्वर में बोला, मिस्टर विच, इस ड्रैगन किंग मंदिर के पर्यवेक्षक हैं, दिव्य भगवान के शमन हैं। हर बार जब मैं दिव्य भगवान को समर्पित प्रसाद लाता हूं, तो मिस्टर विच ही समारोह की अध्यक्षता करते हैं। दिव्य प्रभु। गू चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं। मास्टर जिया भी थोड़ा हैरान दिखे। मूलतः ये पहली बार था जब उन्होंने ये शब्द सुना था। दुष्ट ईश्वर के गुर्गों को ताओवादी न्यायालय द्वारा सूचीबद्ध किया जा सकता है, लेकिन छिपा हुआ, अनदेखा, अनसुना, अज्ञात और अवर्णनीय दुष्ट ईश्वर उनके ताओ साधना ज्ञान का हिस्सा नहीं था। यहाँ तक कि शुई यम स्वयं भी दिव्य भगवान को जानते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वे दिव्य भगवान का वास्तविक अर्थ जानते हों। जो लोग ईश्वरीय मार्ग का अभ्यास नहीं करते, वे सभी साधारण मनुष्य हैं, जो ईश्वर के सच्चे स्वरूप को देखने में असमर्थ हैं। दिव्य भगवान क्या है? गू चांगहुआई ने पूछा। शुई यम का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, हे मनुष्यों, तुम मेरे दिव्य भगवान की महिमा को कैसे समझ सकते हो, या मेरे दिव्य भगवान का नाम लेने के योग्य कैसे हो सकते हो? बस, मास्टर जिया ने भौहें चढ़ाईं, तुम अपने आप में इतने मगन हो। उसकी नजर में शुई यम न केवल एक पाप साधक था, बल्कि एक ईश्वर पूजक पागल भी था। इस तरह के लोगों का स्वभाव अक्सर अस्थिर होता है, यही कारण है कि उसने इतनी सारी हत्याएं की। जहां तक उस तथाकथित दिव्य भगवान का प्रश्न है, जिस पर वह विश्वास करता था, कौन जानता है कि वह किस प्रकार का दुष्ट देवता या बुरी वस्तु हो सकती है। ये कहना कठिन है कि क्या इसका अस्तित्व भी है। अब और अधिक गंभीर चिंताएं हमारा इंतजार कर रही हैं। मास्टर जिया ने जमीन पर जंजीरों से जकड़े निश्चल पड़े राक्षस की ओर देखा, एक पल के लिए सोचा और कहा, अगर वह सचमुच मिस्टर विच है तो उसे अंदर की कुछ जानकारी जरूर पता होगी। अगर हम उसके अंगों को चीर दें, उसका पेट चीर दें और मछली की हड्डी का टोकन निकाल लें, तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। यह मंदिर थोड़ा डरावना है, इसलिए बेहतर है कि अभी उसकी जान बख्श दी जाए और हमें जो जवाब चाहिए वो मिल जाए। मुंह हुआ ने सिर हिलाया, वास्तव में यह मिस्टर विच अभी भी उपयोगी हो सकता है। यदि वह मर गया तो वेदी कहाँ मिलेगी? मास्टर जियाओ चिंतित दिखे। भले ही यह राक्षस वास्तव में मिस्टर विच हो, अपनी वर्तमान अवस्था में न तो मानव और न ही भूत चेतना का अभाव, हम उससे पूछताछ कैसे कर सकते हैं? मुंह हुआ ने एक पल के लिए सोचा, उसकी आंखें चमक उठी, चलो उसका खून बहा दें। उसका खून बहाया? हाँ, मुंह हुआ ने सिर हिलाया, उसके अंदर खून के कारण उसकी ऐसी हालत हो गई होगी। इसके अलावा ये रक्त संभवतः ड्रैगन रक्त है। यदि ऐसा है तो रक्त निकालने से उसकी दिव्य आत्मा से बाहरी बुराई दूर हो सकती है, और शायद उसकी कुछ मानसिक स्थिति भी बहाल हो सकती है। क्या होगा अगर खून बहने से उसकी मौत हो जाए? मास्टर जियो ने पूछा। मुंह हुआ ने अफसोस के साथ कहा, तब तो वह दुर्भाग्यशाली होगा। हमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, और यदि हम उसे नहीं बचा सकते तो ये सिर्फ उसका दुर्भाग्य है, हमारी गलती नहीं है। यदि रक्तस्राव से उसकी मृत्यु हो जाती है तो हम बिना किसी देरी के उसका पेट काटकर मछली की हड्डी का टोकन निकाल सकते हैं। मास्टर जियाओ ने सोचा और सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन इस राक्षस का शरीर कवच से ढका हुआ है, जिससे खून बहना आसान नहीं है। मास्टर जियाओ ने राक्षस की बगल के नीचे कवच में एक कमजोर जगह ढूंढने से पहले काफी देर तक खोजबीन की। थोड़ी कोशिश के बाद उसने एक लंबी तलवार से उसकी बगल को भेद दिया। घाव वाली जगह पर खून गाढ़ा था, लेकिन वह बाहर नहीं निकला। मास्टर जियाओ ने गंभीरता से कहा, इसने बहुत ज्यादा मानव मांस खा लिया है। खून बहुत गंदा और गाढ़ा है, लगभग मांस में मिल गया है। शल्क कवच तोड़ने के बाद भी खून बाहर नहीं निकलेगा। थोड़ा परेशानी भरा। मुंह हुआ ने अपनी भौहें सिकुड़ी, कुछ देर तक सोचा, फिर अचानक उसे याद आया कि उसके पास एक पुरानी परम तकनीक है जिसका उसने सदियों से उपयोग नहीं किया था। रक्त चित्रण कला। ये कई साल पहले टोंगजियान शहर में रहने वाली उनकी बड़ी बहन की ओर से उपहार था। राक्षस जानवरों का शिकार करने और आत्मनिर्भरता के लिए आध्यात्मिक स्याही को मिश्रित करने के लिए राक्षस रक्त निकालने की उनकी क्षमता इस रक्त खींचने की कला के कारण थी। मुंह हुआ ने अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए कहा, मुझे करने दो। फिर दूसरों की अजीब निगाहों के सामने उसने अपनी हथेली राक्षस की बगल पर रखी और अपने दिव्य विचार का उपयोग करके खून बाहर निकाला। राक्षस का खून बहुत गाढ़ा था और सामान्य राक्षस के खून से कहीं अधिक सघन था, लेकिन मुंह हुआ के दिव्य विचार पहले की तुलना में गुणवत्ता और मात्रा दोनों में काफी उन्नत हो गए थे।
इसलिए एक छोटे से रक्त चित्रण कला का उपयोग करना काफी आसान था। मोह हुआ के दिव्य विचार के तहत राक्षस के शरीर पर लगा काला गाढ़ा रक्त धीरे धीरे बह निकला। इस दृश्य को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। मास्टर जिया ने कहा, मोह हुआ, तुम सब कुछ जानते हो। हाँ हाँ, मोह हुआ ने सिर हिलाया, मैं एक ढीले कृषक पृष्ठभूमि से हूँ। गरीब परिवारों के बच्चों को भविष्य में जीविका चलाने के लिए हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ता है। मास्टर जिया, क्या आप ताइक्सू संप्रदाय के अनुयायी हैं? एक प्रशिक्षण प्रतिभावान व्यक्ति हैं, गु परिवार के एक सम्मानित अतिथि हैं, जिन्हें जीविका चलाने के लिए ऐसी चीजें सीखने की जरूरत है। मास्टर जिया को एक शब्द पर विश्वास नहीं हुआ। मोह हुआ राक्षस को खून बहाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए बेकार की बातें कर रहा था। कुछ ही पलों में राक्षस का रूप धीरे धीरे पतला हो गया। उसके शरीर पर मौजूद शल्क सिकुड़ने लगे, गिरने लगे, धीरे धीरे फीके पड़ने लगे और अंततः त्वचा में विलीन हो गए। जैसे जैसे समय बीतता गया और अधिक रक्त निकाला गया, राक्षस पतला होता गया और उसका विकृत शरीर धीरे धीरे मानव रूप धारण करने लगा। इससे सभी लोग चौंक गए। ये खूनी राक्षस वास्तव में एक व्यक्ति था। लगभग 30 मिनट के बाद खून लगभग सूख गया और राक्षस अपना मूल स्वरूप पुनः प्राप्त कर लिया। वह एक छोटा, दुबला पतला, पीला बूढ़ा आदमी था जिसके हाथों और पैरों पर कुछ राक्षसी शल्क बचे हुए थे। शुई यम ने उसका चेहरा देखा और आह भरी, ये वास्तव में मिस्टर विच है। मोह हुआ ने अपने शरीर से निकले गाढ़े, गंदे क्यूई रंग के खून पर नजर डाली और कुछ निराश महसूस किया। वहां कोई ड्रैगन रक्त नहीं था। ये मिस्टर विच ड्रैगन स्केल्स से ढका हुआ था और उसने ड्रैगन रक्त का सेवन किया होगा। मोह हुआ ने सोचा कि वह अपनी रक्त चित्रण कला से कुछ ड्रैगन रक्त निकाल सकेगा, फिर उसे गुप्त रूप से अनुसंधान के लिए रख सकेगा। मिस्टर विच भाग 3। दुर्भाग्यवश आशा टूट गई और इस समय मिस्टर विच अभी भी बेहोश थे। हमें उसे जगाने की जरूरत है, मोह हुआ ने कहा। यह मिस्टर विच, जो ड्रैगन किंग मंदिर में तैनात था और अनुष्ठानों की अध्यक्षता करता था, निश्चित रूप से एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। हर कोई जल्दी में था कि कोई रास्ता ढूंढे और उसके स्वाभाविक रूप से जागने का इंतजार करने का समय नहीं था। इतने सारे पर्यवेक्षकों के बीच किसी को जगाना कुछ ऐसा नहीं था जिसे मोह हुआ संभाल सके। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने कुछ गोलियां निकाली और उन्हें मिस्टर विच के मुंह में डाल दिया। मोह हुआ को यह नहीं पता था कि वे खून की पूर्ति के लिए थे या उसे जहर देकर मार डालने के लिए। एक क्षण बाद मिस्टर विच की हालत थोड़ी बेहतर दिखी, लेकिन वह अभी भी नहीं जागे। जिया कैनोनिकल अधिकारी उसे कुछ और देना चाहता था, लेकिन गु चांगहुआई पहले से ही अधीर था। उसने मिस्टर विच की गर्दन पकड़ ली और उसे उठाकर जमीन पर कई बार पटक दिया। मोह हुआ की पलकें फड़कने लगी, उसे हड्डियों के टूटने की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगी। लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि जागने की यह विधि सचमुच बहुत प्रभावी थी। कुछ ही देर बाद एक बुजुर्ग की बुदबुदाती हुई आवाज सुनाई दी, रुको, खांसी, रुको। गु चांगहुआई रुक गया और मिस्टर विच को जमीन पर गिरा दिया। श्रीमान डायन धीरे धीरे उठे, उन्हें चक्कर आ रहा था और पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उनका खून बहुत ज्यादा बह रहा था और उनकी जीवन शक्ति बहुत क्षतिग्रस्त हो गई थी, मानो उन्हें नरक में डाल दिया गया हो, और होश में आने में उन्हें बहुत समय लगा। उन्होंने पीड़ा भरे भाव से सभी की ओर देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम कौन हो? तुम मेरे ड्रैगन किंग मंदिर में क्यों आए हो और दिव्य भगवान की शांति भंग करने का साहस क्यों किया? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? बकवास बंद करो, गु चांगहुआई ने अधीरता से कहा। हम तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए सच सच जवाब दो, वरना हम तुम्हें अभी मार डालेंगे। मिस्टर चुड़ैल ने व्यंग्य किया, अज्ञानी मूर्खों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गु चांगहुआई ने फिर से उसकी गर्दन पकड़ ली, उसे उठा लिया और उसे कुछ और बार जमीन पर पटक दिया। इस बार मिस्टर विच आज्ञाकारी हो गए। दर्द ने उसे अपनी दुर्दशा का एहसास कराया। सर, पूछिए, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के बोलूंगा, मिस्टर विच ने अपनी टूटी पसलियों को आपस में जोड़कर रगड़ते हुए ईमानदारी से कहा। गु चांगहुआई ने कहा, मैं आपसे पूछता हूं, आपने हमारा टोकन क्यों चुराया और हमें जाने नहीं दिया? टोकन चुराना? मिस्टर विच चौंक गए। गु चांगहुआई की निगाहें बर्फीली थीं। तुम्हें नहीं पता? मिस्टर विच ने भौहें चढ़ाईं और एक क्षण के लिए सोचते हुए उलझन में कहा, मैं आपका टोकन क्यों चुराऊंगा? कौन सा टोकन? इसके अलावा मैं आपको जानता भी नहीं हूं। मैं आपका टोकन क्यों चुराऊंगा? गु चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा। मोह हुआ को भी यह अजीब लगा। ये मिस्टर विच, क्या इसे कुछ भी याद नहीं है? मोह हुआ ने कहा, तो फिर तुम क्या जानते हो?
पता है क्या? मिस्टर विच को अभी भी समझ नहीं आया। मेरा मतलब है, महुआ ने एक पल सोचा और कहा, इससे पहले अपनी आखिरी याद में तुम क्या कर रहे थे? श्रीमान विच ने अपने हाथ जोड़ते हुए ईमानदारी से कहा, मैं इस चौक के मुख्य हॉल के सामने बैठा था, नियमित रूप से मंदिर के आस्तिक रक्षकों को दिव्य भगवान की शक्ति और गुणों का बखान करते हुए व्याख्यान दे रहा था। और तब मिस्टर विच ने याद करने की बहुत कोशिश की और अचानक उनकी अभिव्यक्ति बदल गई, उनकी आंखें कुछ उन्मत्त हो गईं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने दिव्य भगवान की भविष्यवाणी सुन ली है। उन्होंने कहा कि इस मंदिर में एक बड़ा संकट आएगा, एक शक्तिशाली शत्रु आ रहा है, जो दिव्य भगवान के भक्तों को मारने, दिव्य भगवान के ताओवादी क्षेत्र पर कब्जा करने, दिव्य भगवान की वेदी को अपवित्र करने और दिव्य भगवान के अधिकार पर अतिक्रमण करने का इरादा रखता है। और फिर, मिस्टर विच की भौहें सिकुड़ गईं, उनके चेहरे पर दर्द था, मानो उन्हें कुछ भी याद न हो। तभी उसने अचानक चारों ओर देखा और मंदिर के रक्षकों को बुरी तरह से मृत देखा। हर जगह अंग भंग पड़े थे, खून बिखरा हुआ था, एक विभत्स दृश्य था, जिसे देखकर उसे थोड़ा उल्टी सी आई, उसके चेहरे पर एक झटका सा लगा और फिर अचानक से वह साफ हो गया। उसने गुस्से से भरा चेहरा बनाया, सबकी ओर इशारा किया और कांपते हुए कहा, ये तुम थे। तुम दिव्य भगवान के शत्रु हो। तुमने मेरे मंदिर में विश्वासियों को मार डाला। इतने दुष्ट तरीकों और दुष्ट हृदय से तुम। मिस्टर विच के भड़कते क्रोध ने उन्हें अवाक कर दिया। महुआ ने अपना सिर हिलाया, ये लोग हमारे द्वारा नहीं मारे गए। मिस्टर विच ने गुस्से से जवाब दिया, असंभव। तुमने उन्हें मार डाला। महुआ ने मिस्टर विच की ओर स्पष्टता और निश्चितता से देखते हुए कहा। मिस्टर विच के चेहरे पर अचानक भाव जम गए, फिर उन्होंने बार बार अपना सिर हिलाया, बुदबुदाया, असंभव, मैं उन्हें कैसे मार सकता था? तुमने न केवल उन्हें मारा, महुआ ने आगे कहा, तुमने उन्हें खाया भी। मिस्टर विच का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, उनकी आंखों में तत्परता और क्रोध का मिश्रण था जब उन्होंने महुआ की ओर इशारा किया और कहा, तुम छोटे बदमाश, तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। मैं लोगों को कैसे खा सकता हूँ? मैं अपने मुंह के कोने पर देखो, वह क्या है? महुआ की आवाज शांत थी, लेकिन मिस्टर विच के कानों को यह नरक से आए भूत की तरह डरावनी लग रही थी। मिस्टर विच ने अपने होठों को चटकाया और तभी उसे अपने मुंह में खून का स्वाद आया। यहां तक कि उसके दांतों के बीच मांस के रेशे भी फंसे हुए थे। ये खून मानव खून था और मांस के ये रेशे। मिस्टर विच की आंखें पीछे की ओर घूम गईं और उन्होंने अचानक जमीन पर उल्टी कर दी, मानो वे अपने जिगर और पित्ताशय को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हों। मिस्टर विच की ओर देखते हुए महुआ ने थोड़ा आश्चर्य से कहा, वह वास्तव में नहीं जानता था। सभी ने मिस्टर विच को देखा, जो महुआ के कुछ ही शब्दों के बाद उल्टी करने के कगार पर था। फिर उसने चुपचाप महुआ की ओर देखा, बोलने में असमर्थ। मिस्टर विच को बहुत देर तक उल्टी होती रही, लगभग इतनी कि उनके अंदरूनी अंग बाहर निकल आए, उसके बाद ही वे कुछ हद तक होश में आ पाए। फिर भी अपने हृदय में वह अभी भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका कि उसने ईश्वरीय प्रभु के एक विश्वासी को मार डाला था और उसका मांस खा लिया था। ये तुम ही होगे, ये तुम ही थे। तुमने ही मारा, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर विच पागलों की तरह चिल्लाया। जलियम इस अपराध को सहन नहीं करना चाहता था। उसने ईमानदारी से कहा, मिस्टर चुड़ैल, आपको मुझे पहचानना चाहिए, मैं भी दिव्य भगवान का आस्तिक हूँ। चुप रहो। मिस्टर चुड़ैल गुस्से से चिल्लाए, अब मैं समझ गई, ये तुम ही हो, तुम ही इन दुष्टों को यहाँ लाए हो, तुमने ईश्वरीय भगवान को धोखा दिया है, तुम भी ईश्वरीय भगवान की पापी हो। जलियम का चेहरा बदसूरत हो गया। मास्टर जियाओ की आंखें हल्की सी चमकी, फिर उन्होंने कहा, मिस्टर विच को कुछ भी पता नहीं लगता, इसलिए उसे रखने का कोई फायदा नहीं है। उस स्थिति में चलो उसका पेट काट दें और उस टोकन को निकाल लें, ताकि हम जा सकें। मिस्टर विच चौंक गए, तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरा पेट काट दो? मास्टर जियो ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तुम एक राक्षस में बदल गए, हमारा टोकन चुरा लिया और उसे निगल गए। मिस्टर विच ने कहा, असंभव। मास्टर जियो ने उसकी उपेक्षा की, मैं तुम्हारा पेट चीर दूंगा, टोकन निकाल लूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा। मिस्टर विच ने भयभीत होकर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं गंभीर रूप से घायल हूं, अगर मेरा पेट चीर दिया गया तो मैं कैसे बच पाऊंगी? अगर मैं मरी भी नहीं तो भी मेरे पास आधा जीवन ही बचेगा। मास्टर जियो ने ठंडे स्वर में कहा, चाहे तुम जीवित रहो या मर जाओ, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो केवल टोकन चाहिए। लेकिन सचमुच मेरे पेट में कोई टोकन नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि कोई नहीं है?
मुझे पता चल जाता कि मेरे पेट में कुछ विदेशी है या नहीं। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। आप। मास्टर जियाओ ने अपनी तलवार खींची और मिस्टर विच का पेट काटने के लिए तैयार हो गया। मिस्टर विच डर से पीले पड़ गए थे, प्रतिरोध करने में असमर्थ। सचमुच ऐसा नहीं है, मेरे पेट में किसी विदेशी वस्तु का जरा भी एहसास नहीं है। लेकिन मास्टर जियो सुन नहीं रहे थे, वह केवल उसी बात पर विश्वास कर रहे थे जो वह देख सकते थे। तभी मोहुआ ने अचानक कहा, मास्टर जियो, शायद मिस्टर विच के पेट में वास्तव में कोई टोकन नहीं है। मास्टर जियाओ ने रुककर भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्यों? मोहुआ ने कहा, वह एक राक्षस में बदल गया है, उसका मांस बहुत गंदा है और बाहरी वस्तुओं को जंग लगा सकता है। वह मछली की हड्डी का टोकन, ये पर्याप्त मजबूत नहीं दिखता है। इतने लंबे समय तक निगले जाने के बाद ये संभवतः रक्त कीवी द्वारा जंग खा गया है। हाँ हाँ, मिस्टर चुड़ैल ने उस तिनके को पकड़ लिया जिससे वह चिपका हुआ था और जोर से सिर हिलाया। ये छोटा छोटा दाऊवादी सच बोलता है। मास्टर जियाओ की अभिव्यक्ति कठोर और मौन थी, वे विचारों में डूबे हुए थे। मोहुआ ने अवसर देखकर मिस्टर विच से कहा, अब जब ड्रैगन किंग मंदिर के दरवाजे सील कर दिए गए हैं, तो क्या आप ड्रैगन किंग मंदिर से बाहर निकलने का कोई और रास्ता जानते हैं? मिस्टर विच के चेहरे पर झिझक थी। मोहुआ का स्वर और भी ठंडा हो गया, मुझे तुम्हें चेतावनी न देने के लिए दोष मत दो। मास्टर जियो ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके साथ खिलवाड़ किया जा सके। अगर तुम किसी काम के नहीं हो, भले ही तुम्हारे पेट में सचमुच कोई निशानी न हो, वह तुम्हें चीर फाड़ कर मार डालेंगे। मिस्टर विच का चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया। एक पल सोचने के बाद उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, कोई रास्ता है? क्या तरीका है? मेरे पास एक और टोकन छिपा हुआ है। मोहुआ ने भौहें उठाई, ये कहाँ छिपा है? मिस्टर विच डरे हुए दिखे, काफी देर तक हिचकिचाते रहे और अंत में धीरे से बोले, मैंने इसे वेदी के अंदर छिपा दिया था। मोहुआ रुका, फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। PS, नया महीना शुरू हो गया है, कृपया मुझे कुछ मासिक वोट दें। मासिक वोट न होना भयानक है, रोते हुए। इसके अलावा आज एक अतिरिक्त अध्याय होगा, सामान्य अपडेट के अलावा एक और अध्याय तैयार होना चाहिए। चुराई हुई आवाजें, रात के बॉस कैटनेप के लिए अतिरिक्त अध्याय। अंत में अंततः एक कमजोरी पकड़ ली। मोहुआ अंदर से बहुत खुश था, लेकिन ऊपर से वह शांत था। उसने कठोर चेहरा बनाए रखते हुए पूछा, कौन सी वेदी? वह वेदी जहां दिव्य भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है। कहाँ है? अंदर। मिस्टर विच हिचकिचाए। मोहुआ ने प्यार से याद दिलाया, मास्टर जियो धैर्यवान व्यक्ति नहीं है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो वे आपको काट डालेंगे। मिस्टर विच घबरा गए और जल्दी से बोले, ये ड्रैगन किंग मंदिर के आंतरिक हॉल में है। मोहुआ की आंखें हल्की सी चमकी, फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ तो गड़बड़ है। तुमने बदले में कुछ नहीं मांगा, एक भी शर्त नहीं, बस इतनी आसानी से वेदी का स्थान बता दिया। जरूर कुछ गड़बड़ है। मिस्टर चुड़ैल ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, तलवार तुम्हारे हाथ में है, मैं तो बस कटा हुआ मछली हूं, मैं कोई मांग करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? अगर तुम मेरी जान बख्श दो तो बहुत है। अगर मैं मर गया तो मैं ईश्वर की सेवा निष्ठा और भक्ति से नहीं कर पाऊंगा। यह मिस्टर विच मृत्यु के सामने भी अपने दिव्य भगवान के बारे में सोचता रहा। कौन जाने उसका दिमाग कैसे धोया गया है। मोहुआ ने अपना सिर हिलाया। पास ही खड़े मास्टर जियाओ ने एक पल सोचा और देर न करते हुए उसने अपनी तलवार मिस्टर विच के गले पर तान दी। उसकी सिकुड़ी हुई आंखों में एक चमक थी और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम वेदी तक जाओ और जो मछली की हड्डी का टोकन तुमने छिपाया है उसे ले आओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मिस्टर विच ने तलवार को अपनी ओर तानते हुए कांपते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। लंबे समय से वांछित वेदी, मोहुआ भी वहां जाने के लिए उत्सुक थी। लेकिन इतने सारे लोगों के देखते हुए उसे दिखावा करना पड़ा और चिंतित भाव से कहा, मुझे डर है कि यह एक जाल हो सकता है। मास्टर जियाओ ने अपना सिर हिलाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहुआ ने कहा, हो सकता है कि इस मिस्टर विच के इरादे अच्छे न हो और हो सकता है कि वह वेदी भी अच्छी जगह न हो। मास्टर जियाओ ने कहा, इस ड्रैगन किंग मंदिर में हम जैसे कई लोग और 4 गोल्डन कोर होने के कारण डरने की कोई बात नहीं है। जहां तक मिस्टर विच की बात है, इस यात्रा में जरा सी भी हलचल होने पर मैं सबसे पहले मिस्टर विच को मार डालूंगा। मिस्टर विच का चेहरा तमतमा गया, लेकिन वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए।
उसके पास केवल फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेशन था। जब तक वह अजय ड्रैगन स्केल राक्षस में नहीं बदल जाता, वह मास्टर जियो के लिए मुकाबला नहीं था। मो हुआ ने फिर आह भरी और कुछ अनिच्छा के साथ कहा, अगर ऐसा है तो आइए मास्टर जियो की सलाह का पालन करें और वेदी पर एक नजर डालें। मास्टर जियाओ ने सिर हिलाया और अपनी तलवार से मिस्टर विच को इशारा किया, कृपया रास्ता दिखाए सर। मिस्टर विच का चेहरा उदास हो गया, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए उनके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सब लोग मेरे पीछे आओ। श्रीमान चुड़ैल ने चारों ओर नजर घुमाई, जमीन पर पड़े मंदिर के रक्षकों के शवों को अपराध बोध से श्रद्धांजलि दी और फिर यक्ष हॉल की ओर बढ़ने के लिए मुड़ गए। यक्ष हॉल में प्रवेश करते हुए उन्होंने रास्ते के दोनों ओर खड़ी मूर्तियों को देखा, जिनके अंग शल्कों से ढके हुए थे तथा जिनके चेहरे और नुकीले दांत विचित्र नीले थे। ये यक्ष थे। ये देखकर मोह हुआ मन ही मन बुदबुदाया। इन यक्षों का स्वरूप कुछ कुछ उस राक्षस जैसा था जिसे श्रीमान डायन ने रूपांतरित किया था। मिस्टर विच ने इन मूर्तियों की ओर देखा तक नहीं और अंदर ही अंदर चले गए। यक्ष हॉल और कई अन्य हॉलों से गुजरते हुए वे ड्रैगन किंग मंदिर के केंद्रीय हॉल में पहुंचे। जैसे ही वे केंद्रीय हॉल में पहुंचे, हर जगह खून ही खून था और सभी के चेहरे के भाव बदल गए। जहां तक नजर जाती, अनगिनत मंडपों और हॉलों वाला पूरा केंद्रीय हॉल लगभग ध्वस्त हो चुका था। बीम टूटकर गिर गए थे और दीवारें खंडहर हो गई थीं। वह वीरान और बंजर लग रहा था और चारों ओर की जमीन गंदे खून से सनी हुई थी। रक्त काला और बदबूदार था और ऐसा लग रहा था कि उसमें प्रचुर मात्रा में बुरी शक्ति छिपी हुई है। मो हुआ ने एक क्षण सोचा और एक लोहे की छड़ निकाली। उसे थोड़ी देर पानी में भिगोने और वापस निकालने के बाद वह छड़ बुरी क्यूई से जंग खा चुकी थी। उसका लोहा ढीला हो गया था और अंदर से काला और लाल हो गया था। मो हुआ ने अपना सिर मिस्टर विच की ओर घुमाया और पूछा, क्या इस रक्तजल का उपयोग दुष्ट संरचना बनाने के लिए किया जाता है? मिस्टर विच का दिल धड़क उठा, लेकिन ऊपर से वह भ्रमित और घबराया हुआ लग रहा था और बोला, युवा स्वामी, ये कौन सी दुष्ट संरचना है? मुझे नहीं पता। क्या आप फॉर्मेशन मास्टर नहीं हैं? मो हुआ ने पूछा। मैं वास्तव में एक फॉर्मेशन मास्टर हूं, लेकिन मैं वास्तव में इस ब्लडवॉटर के बारे में कुछ नहीं जानता। तो फिर यहाँ मुख्य हॉल में क्या हुआ? ये सब क्यों ढह गया? यह है। मिस्टर विच हिचकिचाया। मो हुआ की आवाज थोड़ी ठंडी हो गई। बाहर जो लोग हैं, जिन्हें तुमने मार डाला और खा लिया, उनके बारे में तुम अज्ञानता का दावा कर सकते हो, लेकिन मंदिर का ये विनाश स्पष्ट रूप से एक रात का मामला नहीं है और ड्रैगन किंग मंदिर के प्रभारी व्यक्ति के रूप में मुझे यह मत कहो कि तुम्हें ये भी नहीं पता। मिस्टर विच का चेहरा हल्के से तमतमा उठा और उन्होंने कहा, दिव्य भगवान के आदेश से इस ड्रैगन किंग मंदिर का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण किया जाना था। इसलिए पुनर्निर्माण के लिए हॉल को तोड़ दिया गया था। लेकिन मिस्टर विच ने असहाय होकर कहा, हमने तो शुरू भी नहीं किया था कि यह सब हो गया। मंदिर के सभी रक्षक मर गए और मुझे नहीं पता कि मेरी यह हालत कैसे हुई या ये सारा खून का पानी कहां से आया। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं और चुप रहा। मास्टर जियाओ ने उदासीन आंखों से चारों ओर देखते हुए कहा, बस इस पर चर्चा करना व्यर्थ है, उसे जल्दी से रास्ता दिखाने दो। वेदी ढूंढना, मछली की हड्डी का टोकन पाना और इस मनहूस मंदिर को छोड़ना ही महत्वपूर्ण है। मो हुआ ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। श्रीमान विच ने कर्तव्यनिष्ठा से मार्ग दिखाया। जमीन पर पड़ा रक्त जल गंदा और खून से सना हुआ था, जिसे छूना किसानों के लिए असुरक्षित था, इसलिए उन्हें खंडहरों के बीच से दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा, जिसमें अधिक समय लगा। एक उबड़ खाबड़ यात्रा के बाद वे खंडहर हो चुके केंद्रीय हॉल से होते हुए लाल रक्त के विशाल तालाब के पार पहुंचे और केंद्रीय हॉल के बाहर उनके सामने एक विशाल द्वार था। द्वार 5-6 लोगों जितना ऊंचा था। ऊपर मंदिर की छतरी थी, चौड़ा और भारी था और भित्तिचित्रों से सुसज्जित था। 2 बंद दरवाजों के बीच एक विचित्र मिले के सिर जैसा पत्थर का ताला लगा था। संपर्क टॉस।